हाय फ्रेंड्स, हम जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमने पिछली वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट पेपर हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जिसका नाम है, उसके फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद के आइए थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसके बाद के मेरे क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन है आपका, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? तो जनरल लेजर वित्तीय प्रकार का अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित होती है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर, इन तीनों पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षण प्रकार है। तो अच्छा शिक्षण प्रकार उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है। ये तीनों हैं। अगला है, एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो अपने विषय में प्रवीण हो। अगला क्वेश्चन, शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, शिक्षक जन्मजात होते हैं, क्योंकि गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह क्या केंद्रित होगी? छात्र केंद्रित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षण क्या है? तो आपके विचार में शिक्षण एक कौशल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क कराने से क्या होएगा? साक्षरता दर को बढ़ावा मिलेगा या साक्षरता दर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उनके शिष्य लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास वाला होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, क्यों? क्योंकि छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए स्कूलों में पर्यावरण चेतना आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? तो ये इस जो डीवी महोदय थे, इन्होंने कहा था शिक्षा समाज का लघु रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय संगठन के अंतर्गत किन तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध वस्तु व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भौतिक तत्वों को और मानवीय तत्वों को, यानी कि ए और बी दोनों, सी सही है। अगला है, शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्यों से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा? तो हमें विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, नैतिक व्यवहार का, सामाजिक क्रियाओं का, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दोस्तों वक्त कम है इसलिए हम इसमें जो राइट आंसर होगा सिर्फ उसी को बताएंगे, बाकी जो जहाँ पे तीनों सही होगा तो उसे भी कवर कर देंगे। तो आप लोग समझ लीजिएगा, और अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो वीडियो थोड़ा सा स्लो करके आराम से देख लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? तो शिक्षक, प्रधानाध्यापक और परिनिरीक्षक, ये सभी कार्य करते हैं मिलके। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का मुख्य तत्व है। तो प्रबंधन का मुख्य तत्व है क्या, कौन सा? नियोजन, संगठन, नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के किन हितों की रक्षा करना सिखाता है? तो जो समाज के आदर्शों का, और सेकंड है समाज की मान्यताओं व मूल्यों का, यानी कि इन दोनों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? तो योग्यताओं की दिशा में, अभिरुचियों की दिशा में, शक्तियों व संयोग की, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो भी डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है? तो विद्यालय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और जो लास्ट है डी वाला वो उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो बालकों को समाज का सक्रिय, उपयोगी, कुशल, ये तीनों प्रकार का सदस्य बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? तो ये आदर्शों एवं आकांक्षाओं, सेकंड है आवश्यकताओं, मूल्यों, संस्कृतियों, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इन दोनों, यानी कि आदर्शों और आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, मूल्यों और संस्कृतियों। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है। तो लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत क्या है? समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत। राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है, तो शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य समूह कार्य, सर्वोत्तम विकल्प, वैज्ञानिक परिवर्तन। इसका भी राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप हस्तक्षेप रहित है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो संकुचित और व्यापक दोनों प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो विद्यालय प्रशासक के विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, विद्यालय व्यवस्था का समन्वय संचालन करना। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है? तो इन सबको प्रधानाचार्य संतुलित करता है। नेक्स्ट है शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है? तो इनकी जो स्काउट आयु होती है वो 7 से लेके 11 तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट है पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? तो पाठ सहगामी के अंतर्गत वाद विवाद, नाटक, खेलकूद, इन सभी को महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है H.C. मैकोन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास में कितने स्तंभ बताए हैं? तो इसके विकास के 3 स्तंभ बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ सहगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो पाठ सहगामी क्रिया का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना, छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना है, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना है, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर किन क्रियाओं से हिष्टपुष्ट होता है? तो शरीर जो हमारा होता है ड्रिल, व्यायाम और जो है कि खेलकूद, इन सभी से हिष्टपुष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? तो स्काउटिंग के जन्मदाता रॉबर्ट बेडेन पावेल महोदय हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो संगीत क्लब, बैंड क्लब और आर्केस्ट्रा, ये सभी होती हैं। उपयुक्त जो राइट आंसर है ये डी, उपयुक्त सभी। पाठ सहगामी क्रियाओं से बालकों में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? तो इसके क्रियाओं से धैर्य व ईमानदारी, सहनशीलता, न्यायप्रियता। उपयुक्त सभी। जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है स्वशासन से बालक के किन गुणों का विकास होता है? तो स्वशासन से बालकों के किन गुणों का विकास होता है? तो इसमें स्वयं पर नियंत्रण रखना, इसका विकास होता है। नेक्स्ट है साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो साहित्यिक क्रियाओं में वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, कवि गोष्ठियाँ, ये सभी आती हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो सामुदायिक क्रिया के अंतर्गत शिक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य सप्ताह और साक्षरता सप्ताह, ये सभी आएगा। उपयुक्त सभी यानी कि डी। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? तो पाठ्य सहगामी क्रिया में रेडियो और फोटो संग्रह क्लब, ये दोनों होते हैं। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? तो इसमें जो आवश्यक होगा वो मुख्य रूप से आत्म अनुशासन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? तो बंद वातावरण विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है, अच्छा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? तो विद्यालय वातावरण में भवन व मैदान, उद्यान, हॉस्टल, ये सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विद्यालय भवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं? तो विद्यालय भवन के नमूने ENIB है, LTHU और उसके बाद है C, ये दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? तो विद्यालय जो है हमारा नाले, सड़क और बड़ी सड़क और नहर, इन सब से दूर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है
160 छात्रों हेतु भवन का क्षेत्रफल कितने एकड़ का होना चाहिए? तो 160 छात्रों के लिए 2/3 एकड़ का भवन का क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी कि इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय प्लांट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं। तो विद्यालय प्लांट एवं वातावरण के आवश्यक कौन कौन से हैं? औचित्य एवं सुरक्षा, समन्वय व निपुणता, सुंदरता व लोचशीलता, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई थी? तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा और सरकारी भाषा और राजभाषा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी और सी हो जाएगा, यानी कि सरकारी भाषा और राजभाषा माना गया है, जबकि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की भाषा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रोच। अगला है, भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वे किस भाषा से उपजी हैं? तो भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से उपजी हैं। अगला है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना है? तो इन्होंने हिंदी को आर्य भाषा माना है। नेक्स्ट, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाषा अस्थायी होती है, ये कथन सत्य नहीं है। विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की गई है? तो विदेशी भाषाओं में जापानी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, इन सभी की गणना की गई है। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 7 रूप हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भाषा को मूल भाषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैलार्ड ने मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया? तो बैलार्ड ने मातृभाषा को 2 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी हैं? तो हिंदी भाषा की बोलियां ब्रज, अवधी, भोजपुरी, उपयुक्त सभी। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ब्रज भी है, अवधी भी है और भोजपुरी भी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? तो ये महर्षि पतंजलि के द्वारा है। भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भाषा का प्रथम रूप क्या है? तो भाषा का प्रथम रूप मातृभाषा है। अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी आदि कैसी भाषाएं कहलाती हैं? तो ये जनपद भाषा कहलाती है। निम्नलिखित में से माँ से ली गई भाषा कहलाती है कैसी? मातृभाषा। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया? तो त्रिभाषा सूत्र 1956 में प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को कब स्वीकार किया? तो 1968 ईस्वी में स्वीकार किया था। स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को कितनी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी? तो मुख्य रूप से अनिवार्य रूप से 4 भाषा को पढ़ना होगा। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? तो सीधा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती है? तो विद्यालय में 4 भाषाएं पढ़ाई जाए। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाए? तो विद्यालय में अब 4 भाषाएं पढ़ाई जाए। अगला है, संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो संस्कृत विद्वानों की भाषा को देववाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा कौन सी होती है? तो बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा मातृभाषा है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो हिंदी शिक्षण में ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला है, पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस परिधि में आती है? तो पशु पक्षियों की परिधियाँ भाषा ध्वनि में आती है। हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया? तो हिंदी को 1949 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, भाषा क्या है? तो भाषा भावाभिव्यक्ति का माध्यम, सांकेतिक भावाभिव्यक्ति का माध्यम, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, छात्र द्वारा किए गए वाचन
वाचन को क्या कहते हैं? तो छात्र द्वारा किए गए वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सामूहिक वाचन कहलाती है। व्यक्तिगत वाचन के पहले की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सामूहिक वाचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर वाचन को कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? स्वर वाचन की है कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? तो ये हो जाएगा मौखिक। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता का विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है? तो गहन अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वाचन की विधियाँ कौन सी हैं? तो स्वरोच्चार विधि, संयुक्त विधि और कविता विधि, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, लिखित भाषा की इकाई क्या है? तो लिखित भाषा की इकाई वर्ण होती है। लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है? तो लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा अस्थायी रूप में रहती है। हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से किसका अभ्यास होता है? तो वाक्य रचना का अभ्यास होता है। श्रुति लिपि की कितनी विधियां हैं? तो श्रुति लिपि के मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रुति लिपि के भेद क्या है? तो श्रुति लिपि के भेद, अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो, बालकों के पास उचित लेख सामग्री हो, छात्र को ठीक आसन पर बैठाया जाए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी, यानी कि डी। व्याकरण एवं रचना किसके रूप हैं? तो व्याकरण एवं रचना भाषा के रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिव्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? तो लेखन कौशल में लेखन का अभ्यास कराना चतुर्थ अवस्था कहलाती है। लेखन कौशल में श्रुति लिपि, प्रतिलिपि की कौन सी अवस्थाओं की विधियाँ कहलाती है? तो ये तृतीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कविता शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? तो कविता शिक्षण के टोटल 11 उद्देश्य बताए गए हैं। नेक्स्ट है, कहानी सुनने वालों में किस गुण का होना आवश्यक है? तो कहानी सुनने वालों में भाषा पर विचार, अच्छी स्मरण शक्ति, विनोदी स्वभाव, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निबंध का पहला व मुख्य आधार क्या है? तो निबंध का पहला और मुख्य आधार भाषा होता है, सी। अगला है, भाषा शिक्षण में व्याकरण के कितने स्वरूप होते हैं? तो भाषा शिक्षण में व्याकरण के 3 स्वरूप होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि प्रयोग विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है? तो जो वर्णन है ये नाटक का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? तो कहानी और उपन्यास में कल्याण शक्ति के कारण समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है, नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय से संबंधित सबसे अधिक पाई जाती है? तो पर्याप्त संख्या हिंदी विषय से सबसे अधिक पाई जाती है। नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? तो नाटक शिक्षण में मौन पाठन का महत्व नहीं, बहुत कम होता है, नहीं होता है एक तरीके से मान के चलिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है? तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की मौखिक परीक्षा विधि उपयुक्त होती है। हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है? तो हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक मूल्यांकन का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है, अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती है? तो अच्छे मूल्यांकन की 7 ये विशेषताएं होती है या फिर 7 विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अभिन्न अंग है? तो मूल्यांकन का अभिन्न अंग शिक्षण है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो मूल्यांकन यथार्थ प्रकार का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है? तो मूल्यांकन शब्द मापन प्रकार का अर्थ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। तो देवनागरी जो लिपि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीत होता है, बी है एक प्रतीक के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, सी है दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लिखने में सुगम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? तो भाषा का विकास अभिप्रेरणा, अनुबंधन, अनुकरण, यानी कि उपयुक्त सभी, डी पे। नेक्स्ट है, कहानी के संदर्भ में
किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक होता है? तो कहानी के संदर्भ में कहानी का चयन, कहानी की भाषा, कहानी कहने की शैली, उपयुक्त तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों का। नेक्स्ट है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है। तो बच्चा क्या प्राप्त करता है? प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है अपने इंद्रियों के जरिए। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का कौन सा विकास करती है? तो बच्चों का चारित्रिक विकास और नैतिक विकास, ये दोनों करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवार से। अपने जो बच्चा मातृभाषा सबसे पहले सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है। नेक्स्ट है, पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया था? तो पियाजे ने 50 वर्षों तक अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्दों का भंडार होता है? तो जो 2 वर्ष के बालक होते हैं उनके पास लगभग 270 शब्दों का भंडार होता है। नेक्स्ट है, भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा विषयानुकूल और अवसरानुरूप होनी चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है? तो भाषा शिक्षण में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, यानी कि इन सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया है? तो विद्वानों ने लेखन शिक्षण की 2 प्रणालियों को ये स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? तो ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश की भाषा है। भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भाषाई ध्वनि वक्ता के वाक्य यंत्र से उत्पन्न होती है। प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक स्वर व व्यंजन को अक्षर कहते हैं। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो कक्षा में जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, ऐसे प्रश्न करना पसंद करेंगे उनसे। शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत बहिर्मुखी व्यक्तित्व से होती है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो संबंधों को ज्ञात करके कर सकता है। नेक्स्ट है, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, पाठ्य पुस्तक के चयन से, बालक को समझने के लिए। जो राइट आंसर है वो डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है। तो उसका कारण क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक उपचार। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षक हो जाएगा शिक्षण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है। तो ज्ञान के अतिरिक्त अधिगम का क्या अर्थ होगा या फिर क्या प्राप्त करना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुभव है। नेक्स्ट है, अधिगम का मुख्य आधार है। तो परिपक्वता अधिगम का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थर्ड यूनिट का 135वां क्वेश्चन है। तो इसमें है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो अधिगम का शिक्षा में कैसे योगदान है? व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में। तो उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लैटिन शब्द परसोना का संबंध किससे है? तो परसोना का संबंध व्यक्तित्व से है। व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है। तो व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता है। तो व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं? तो आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये कथन किसका है? तो प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन थॉमसन महोदय का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है। तो सामाजिक प्रेरक कौन सा होता है? आत्म गौरव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है। तो जैविक प्रेरक नींद है। नेक्स्ट, प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम होता है। तो प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम तनाव में वृद्धि होती है। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। तो प्राथमिक कारक छात्र प्रेरणा होना चाहिए। नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो ये है
हिलगार्ड तथा एटकिंसन महोदय की।